हेलो गाइस, आज का वीडियो रहेगा रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल के ऊपर। तो शुरू करते हैं। सपोज़ कीजिए आप 40 इयर्स के हैं, मिड लाइफ में हैं, अपने कॉर्पोरेट में काम करते हैं और आपका कमर्शियल के टूवर्ड्स आपका रुझान है। आपको मन करता है मैं कमर्शियल में डालूँ, इन्वेस्ट करूँ। अगर आप कमर्शियल में नहीं डालते और आप रेजिडेंशियल में डाल देते हैं, अभी आपके बच्चे 9, 10, 11th में हैं, जब तक वो रेजिडेंशियल का पोजीशन होगा 6, 7, 8 साल में, तब तक आपके बच्चों के नौकरी का समय आ जाएगा। और नौकरी वो छोटे शहरों में तो जाके करेंगे नहीं, बलिया, आरा, मुंगेर में तो करेंगे नहीं जाके, वो कोई इंडिया के टॉप 10 जो शहर हैं उनमें जाके करेंगे। तो जब वो इंडिया के टॉप शहर जो टॉप 10 शहर हैं उनमें जाके करेंगे तो उनको वहाँ पे घर भी चाहिए होगा रहने के लिए। तो अगर आपने ऑलरेडी वहाँ ख़रीदा हुआ होगा तो उनका रेंट बचेगा, उनको भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप कहते हैं भाई अब आपका आर्गूमेंट आ सकता है कि हो सकता है जिस शहर में मैं लूँ, बड़े शहर में, उसमें उसकी नौकरी ना लगे, वो कोई और शहर में जाके नौकरी करे। अरे भाई, तो किसी और का बच्चा आके आपको रेंट दे देगा वहाँ रह के। आप ये तो देखो, आपका एंड यूज़ तो है ना बेसिकली उसका। अगर कोई नहीं रह रहा तो आप जाके रह सकते हो, आप नहीं रह रहे तो आपके बच्चे जाके रह सकते हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हम कमर्शियल इसलिए लेंगे क्योंकि आगे जाके जो हमारा बच्चा है वो वहाँ बैठ के दुकान खोलेगा या बिज़नेस करेगा या कोई रेस्टोरेंट खोलेगा या कुछ भी सेटअप अपना करेगा। तो आपको पहले ये देखना है कि भाई आप कोई भी बिज़नेस आप शुरू करते हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये नहीं पता वो चलेगा या नहीं चलेगा। और आप शुरुआत में ही एसेट हैवी होके क्यों मतलब आप चलना चाह रहे हैं। आप तो मतलब जब हमें कोई बिज़नेस करना चाहिए हमें तो एसेट लाइट होके चलना चाहिए ना। तो जब आपका बिज़नेस चल जाएगा, जो भी आप अपने बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप उसके बाद ख़रीद लेना। जब एक बार पैसा आना शुरू हो जाए तब ख़रीद लेना, तब कौन मना करता है आपको ख़रीदने से। और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा बोले कि नहीं पापा, मेरा मन नहीं है बिज़नेस करने का, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, आई वांट टू गो आउट ऑफ इंडिया, और मेरे को इंडिया में रहना ही नहीं है। फिर आप क्या करोगे अपने कमर्शियल के साथ। रेजिडेंशियल में आपका एंड यूज़ तो है, एटलीस्ट आपका एंड यूज़ नहीं है तो किसी और का हो सकता है वो एंड यूज़, तो आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको रिटर्न मिल जाएंगे। तो रेजिडेंशियल हमेशा सेफर साइड रहती है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल फॉर अ नॉर्मल रियल एस्टेट इन्वेस्टर। नॉर्मल आम आदमी की बात हो रही है यहाँ पे। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हाथ में भी आपको अपने सामने 2 बच्चे दिख रहे हैं अपने, जो आपने पैदा करे हैं। तो भाई आप उनके लिए पहले 2 यूनिट सिक्योर कर लो, उसके बाद आप कमर्शियल की तरफ आने का सोचना। ये है मैसेज। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो हैं, आपको पता है आपने 6-7 महीने बाद एक खर्चा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मालूम है कि शॉर्ट 6-7 महीने बाद ये खर्चा मेरे को करना है, और 6-7 महीने बाद सीज़न टाइम है, तो वो खर्चा जो है वो लेट से ₹X का है। आज की डेट में वो खर्चा आपको लेस देन एक्स पे पड़ रहा है, लेट से 0.5x पे पड़ रहा है। आपको 50% डिस्काउंट आपको मिला हुआ है उस चीज़ पे, और आपको श्योर है कि मेरे को तो ये ज़रूरत पड़ेगी, मैं ये ले लेता हूँ जाके, तो आप वो आज ले लेते हो जाके। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट बोलेंगे इसको? आपको क्या लगता है? जी हाँ, इसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, क्योंकि अगर आप कोई एंड यूज़ की चीज़ पे भी पैसा बचा रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट ही मानी जाती है। So the point I want to drive home is कि your increment in salary will not be able to outpace the increment in prices of residential real estate units. तो आप जितना जल्दी आप कोई इंडिया के टॉप 10 शहर में, बड़े शहर में आप जाके खरीदेंगे, चाहे छोटा ही यूनिट हो, 1 BHK ही क्यों ना हो, 2 BHK क्यों ना हो, बट आप एक यूनिट एटलीस्ट सिक्योर कर लें। बड़े शहर की प्रॉपर्टी बेच के आप कभी भी छोटे शहर की ले सकते हैं, बट छोटे शहर की बेच के आप कभी बड़े शहर में एंटर नहीं कर सकते हैं। और अभी रियल एस्टेट साइकिल इज सच दैट कि जो भी बच्चे 1998 1999 के बाद पैदा हुए हैं, दे वोंट बी एबल टू अफोर्ड रियल एस्टेट। आप लंदन में देख लो क्या हाल हो रहा है, वहाँ पेरेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन ही ये है कि भाई हमारे बच्चे ज़िंदगी भर रेंट पे रह जाएंगे, और जब हम जाएंगे तब जाएंगे, बट वो 80-90 साल पे जाएंगे, और तब तक बच्चे भी तो 60 के हो गए होंगे। तो आप ये भी तो सोचो, तो उनका कितना ज़्यादा फेज़ है 30 ईयर्स का, जब वो जॉब करेंगे 40 ईयर्स का फेज़ वो रेंट पे निकालेंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, और ये इंडिया में भी ऐसे ही होने वाला है आगे जाके। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों के लिए एटलीस्ट 2 रेजिडेंशियल यूनिट्स, जितने भी आपके बच्चे हैं उसके हिसाब से रेजिडेंशियल यूनिट्स आप सिक्योर कर लें। तो उसके बाद आप कमर्शियल में अपना पैसा जो है डालने की सोचने की शुरुआत कर सकते हैं। अभी अगला मेरे को जो आपको ये बताना है, हाँ, जो है कमर्शियल का, अभी सारा सिस्टम जो है अभी ऑनलाइन होता जा रहा है। अभी आपने कोई शॉप ले ली, जब आपकी शॉप में कोई आएगा ही नहीं, मामला एकदम टाइट है, तो आप वहाँ पे आपकी कोई इनकम नहीं है। जब आपकी कोई इनकम नहीं है, क्योंकि सब बंदे ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहे हैं आज की डेट में, ब्लिंकिट है, स्विगी है, जोमेटो है, सब घर बैठे आ जाता है। कपड़े भी आप जो है ऑनलाइन स्टोर से आप ऑर्डर कर देते हैं, आपको अपने साइज़ पता होता है, ब्रांड्स लोगों के जनरली फिक्स्ड होते हैं,
और उनको पता होता है भाई ये ब्रांड का ये वाला साइज़ मुझे फिट आता है तो मैं यहीं से मंगाता हूँ, अपना कौन जाएगा। और यहाँ पे रिटर्न भी होता है आजकल, तो भाई 2 मिनट में आपको अगले दिन रिटर्न हो जाता है, पैसे वापस हो जाते हैं या फिर न्यू आप ले लो। तो एक ईज़ भी आ गया ऑनलाइन शॉपिंग में, और लोगों का जो है टूवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग ही जा रहा है अब सिस्टम। तो अब बहुत कम लोग हैं जो जाते हैं और पर्सनली जाके एक दुकान पे जाके शॉपिंग करते हैं। तो जब दुकान पे जाके शॉपिंग आप करोगे नहीं तो वहाँ पे जो भाई साहब हैं उनकी कोई आमदनी नहीं होगी। जब वो नहीं होगी तो रेंट कितना मतलब अफोर्ड कर पाएंगे, और फिर रेंट बढ़ेंगे नहीं। और रियल एस्टेट जो है वो रेंट से ही लिंक्ड होता है। जब रेंट नहीं बढ़ेगा तो प्राइस भी नहीं बढ़ेगा, और जब प्राइस भी नहीं बढ़ेगा तब आप क्या करोगे फिर कमर्शियल लेके। आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी नहीं होगा, और रेंट भी आपको मतलब ले दे के लड़ झगड़ के मर मर के आएगा, क्योंकि उनकी इनकम ही नहीं हो रही है। उनको अल्टीमेटली अपनी शॉप बंद करनी पड़ेगी। अभी क्या है, जब भी कोई कमर्शियल में न्यू लॉन्च होता है तो आपको सब लोग बोलते हैं भाई यहाँ पे 1 लाख फैमिली आएंगी, यहाँ पे आसपास 1 लाख फैमिलीज़ हैं या फिर अभी आने वाले में प्लान है, तो ठीक है आप ये ले लो। यहाँ पे जो है फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसके साइड में वापस से एक और लॉन्च होता है, वो भी यही बोलते हैं आसपास 1 लाख फैमिली हैं। तो भाई ये 1 लाख फैमिली कितने कमर्शियल में जाएंगी, आप ये भी तो देखो। वो 1 लाख फैमिली हैं, उनका लिमिटेशन है ना, वो कितने कमर्शियल में घूमते रहेंगे, उनका अपना कोई काम धंधा नहीं है। वो भी तो एक लिमिट होगी ना कि भाई ये 1 लाख फैमिली हैं, इतने कमर्शियल हैं, इनको केटर करने के लिए। आप कमर्शियल पे कमर्शियल खोले जाओगे, बोलोगे कि भाई 1 लाख फैमिलीज हैं, यही आती रहेंगी यहाँ पे आसपास, तो वो थोड़ी गड़बड़ वाली चीज़ है। और इन 1 लाख फैमिलीज के पास आज की डेट में इतना टाइम भी नहीं है कि ये आके आपके पास आपके कमर्शियल में घूमते रहें। आज की डेट में जैसे मैंने पहले बताया सब ऑनलाइन की तरफ सिस्टम जा रहा है, और आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ये भी प्लान करे, हाई चांस है कि भाई कमर्शियल तोड़ के वहाँ रेजिडेंशियल खड़ा करे। क्योंकि जिनकी कमर्शियल है वो खाली मतलब खाली पड़े हैं, वहाँ पे ना कबूतर आ रहा है ना कौवा आ रहा है। तो उन लोग से बात, जो वहाँ ओनर्स हैं उनके, अगर वो अप्रूव करते हैं, जो कि करेंगी, तो वो उनको मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं रेजिडेंशियल यूनिट्स में। गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना, उनको बस चेंज लैंड यूज़, CLU उसको बोलते हैं, वो करवाना है उस लैंड का, और वो पूरी बिल्डिंग तोड़ के फिर वहाँ रेजिडेंशियल खड़ा करेंगे। और जो भी उनके कमर्शियल के जो भी यूनिट्स हैं, रेट है, उसके हिसाब से उनको यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे जो ओनर्स थे वहाँ पे। आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है, क्योंकि अर्बनाइजेशन 30% के रेट पे हो रहा है बड़े शहरों में। गुड़गांव की अगर मैं बात करूँ तो 31% के रेट पे पॉपुलेशन बढ़ रही है हर साल। तो भाई जब इतने लोग आएंगे तो उनको रेजिडेंशियल यूनिट चाहिए ना रात में सोने के लिए, वो कमर्शियल में तो जाके सोएंगे नहीं। तो जब रेजिडेंशियल यूनिट्स का लैंड ही नहीं बचेगा और कमर्शियल खाली खड़े होंगे, बिल्डिंग बड़ी बड़ी खड़ी होंगी, तो उनको तोड़ के फिर वहाँ रेजिडेंशियल ही बनेगा। ये एकदम होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट आने वाले टाइम में हाई चांस है कि ऐसा हो सकता है। तो आप रेजिडेंशियल ही खरीदें, कमर्शियल की तरफ जो है अपना वो अभी रुक जाएं, अभी मत डालें। आपको मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाला था उसमें भी मैंने बताया था कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अनफेवरेबल है एक नॉर्मल रियल एस्टेट इन्वेस्टर के लिए, और एक नॉर्मल आम आदमी को इस कमर्शियल से दूर ही रहना चाहिए। अभी कमर्शियल का मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होता जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें अगर कि कोई एक सोसाइटी है जहाँ 750 फ्लैट हैं, जैसे कि 750 फ्लैट्स है, हाईली डेंस, मतलब जो मैक्सिमम डेंस वाली जो सोसाइटीज़ होती हैं उनकी बात करता हूँ मैं। तो 750 फ्लैट्स हैं वहाँ पे टोटल। मान लेते हैं हम हर फ्लैट की इनकम जो है, हर फ्लैट की इनकम 1 लाख रुपीज़ है पर मंथ। ये मैंने बहुत हायर साइड में बोला है। इतने हाईली डेंस वाले मतलब जो फ्लैट्स होते हैं वहाँ पे इतने ऐसे लोग नहीं रहते हैं, इस स्टेट ऑफ सोसाइटी के लोग नहीं रहते हैं जो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ जिनकी इनकम होती है। बट फॉर दी सेक ऑफ कैलकुलेशन पर्पस हम मान लेते हैं कि भाई उनकी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ इनकम है। अभी उसमें से वो टैक्स देंगे, PF देंगे, पेट्रोल का खर्चा देंगे, EMI देंगे, उनके कोई लोन्स वगैरह की जो EMI वो जाएगी, फिर कोई एस्पिरेशन होंगी, कोई ट्रिप बाहर का खाना पीना, ये सब चीज़ें होंगी, रेंट हो सकता है कोई दे रहे हो। तो ले दे के हर फ्लैट में से आप लगा लो 750 फ्लैट हैं अगर, तो 10,000 रुपये पर मंथ उनकी नेट वाली इनकम होगी कि भाई चलो बाल कटाने के लिए या कोई फालतू शॉपिंग करने के लिए हम लोगों ने यूज़ कर लिया। तो 10,000 रुपीज़ पर मंथ उनका है। अब उस सोसाइटी में लेट्स से 25 शॉप्स हैं, ये मैंने मिनिमम कर दिया और 1 लाख में हायर कर लिया, ताकि कैलकुलेशन में कोई ये ना बोले कि भाई तुमने गलत नंबर्स लेके जो है वो करी, प्रोजेक्शन करी है। तो अब 25 शॉप्स हैं और 750 फ्लैट्स हैं। 750 फ्लैट्स में हर बंदा 10,000 रुपये, हर फ्लैट 10,000 रुपये महीना जो है उन 25 शॉप्स में आके खर्च रहा है। तो मतलब उन 25 शॉप्स में मतलब पर मंथ 75 लाख रुपीज़ जो हैं वो कंबाइंड एक खर्चा हो रहा है।
तो पर शॉप 3 लाख रुपीज़ का हमारा आया खर्चा, सेल्स आई कि उस शॉप की सेल्स पर मंथ 3 लाख रुपीज़ है। अब उसमें से आप उसकी जो उसकी एक्सपेंस के बाद उसकी इनकम है शॉप ओनर की, वो कितनी ले लोगे आप? 50,000 ले लो। 50,000 रुपीज़ पर मंथ वो बचा लेता है अपना। अब इसमें उसको अपना खर्चा निकालना है, सब करना है, अपने काम धाम उसको जो मैंने बताया था पहले वो सब करना है उसको इसी में। इसमें से आप बोलोगे भाई 15,000 का रेंट भी दे दे मेरे को उस शॉप का, तो भाई वो कैसे देगा? ये आप ये देखो, उसके पास 35,000 बचे हैं, वो नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। और ये तब है जब मैंने 25 शॉप्स लिया है और मैंने 1 लाख रुपीज़ डिस्पोजेबल इनकम बताई है। बट आप ये देखो कि 25 शॉप्स असलियत में नहीं होती हैं, असलियत में तो 50-75 शॉप्स तक जाती हैं। तो हाथ में क्या बचेगा? आपको रेंट क्या आएगा? जब रेंट नहीं आएगा आपको तो प्राइस नहीं बढ़ेगा, और आप रेंट बढ़ाओगे भी कैसे? उसके बाद है ही नहीं देने को, वो इन दी एंड घाटे का सौदा हो जाता है। फिर आपको जो ऐसे बेचा जाता है माल के भाई प्री रीज है 9% आपको मिलेगा एश्योर्ड रिटर्न, ये तो भाई आप ये देखो कि पीछे उसको 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में फ्लैट बिक रहा है उसका, और सामने कमर्शियल वो आपको 3 गुना महंगी 15,000 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में बेच रहा है। तो अगर वो बोले भाई कि मैंने बेचनी नहीं है, मैं खुद ही इसको लीज पर डालूंगा, तो अपने मार्केटिंग एक्सपेंस वगैरह सब हटा हटू के जो वो आपको 9% का दे रहा था 3 गुना महंगे पे, वो उसको 27% का पड़ेगा। तो हर साल वो 27% पे अपना लीज कमा सकता है। उसने अगर लोन भी लिया बनाने के लिए कमर्शियल, तो उसका कॉस्ट ऑफ फंड मैं कह रहा हूँ मरे से मरा महंगे से महंगा आप लगा लो 15% पे उसको मिल रहा है। उसका कॉस्ट ऑफ फंड महंगा, एकदम महंगा मिल रहा है, तब भी तो उसको 10% का प्रॉफिट ही हो रहा है पर एनम। तो वो आपको 9% पे क्यों बेच रहा है? तो आप ये भी सोचो कि आप इस तरफ भी जाके सोचने की कोशिश कीजिए कि सारे मतलब हर चीज़ जो गोल्ड दिखती है वो गोल्ड होती नहीं है। आपको थोड़ा ड्यू डिलिजेंस अपना करना चाहिए, और एक नॉर्मल रियल एस्टेट इन्वेस्टर के लिए इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है। तो आप पहले अपने रेजिडेंशियल यूनिट्स अपने अपनी फैमिली के लिए सिक्योर करें। उसके बाद जब आप श्योर हो जाएंगी भाई हाँ ठीक है मैंने अपना रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो अच्छा खासा बना लिया है और अब मेरे पास लोन वोन भी ख़त्म हो गए, कैश फ्लो अच्छा खासा आ रहा है, फिर हम सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं कमर्शियल की। बट उससे पहले आप बिल्कुल भी मत सोचिए। दैट इज़ द मैसेज। थैंक यू वेरी मच।